कागजों पर एक कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, मतलब मार्जिन पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है। बिल्कुल। और बिजनेस का विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। अगर सिर्फ इन आंकड़ों को देखा जाए ना, तो कोई भी यही सोचेगा कि ये कंपनी बाजार में एकदम धूम मचा रही है। सही बात है, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। मतलब एक ऐसी भव्य इमारत की कल्पना कीजिए जो आंधी और तूफान में भी अपनी जगह पर पूरी मजबूती से खड़ी है। पक्की नींव वाली इमारत। हाँ, उसकी नींव इतनी पक्की है कि आसपास की दूसरी इमारतें हिल रही हैं, लेकिन इस पर कोई खास असर नहीं हो रहा। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर एक अजीब नजारा दिखता है। लोग उस मजबूत इमारत को खाली करके भाग रहे हैं। एक तरह की भगदड़ मची हुई है। बिल्कुल, और इंडिगो पेंट्स की आज की हालत कुछ कुछ वैसी ही है। वही तो, कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर की तरह बर्ताव कर रही है, लेकिन शेयर बाजार के चार्ट पर इसका स्टॉक पिछले कुछ समय में 70% तक गिर चुका है। 70%? बाप रे, ये सच में वित्तीय दुनिया के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। हाँ, मतलब कागज और चार्ट की ये कहानी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रही है। एकदम अलग। एक तरफ बहुत ही मजबूत व्यापारिक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा बाजार है जो इस स्टॉक को लेकर पूरी तरह से डरा हुआ है। और पता है, जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स एक दूसरे को इस तरह काटते हैं ना, तो वहां से जो इनसाइट्स निकल कर आते हैं वो बाजार की असली साइकोलॉजी को समझने में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय यही पहेली है। इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जानकारी के कई अहम स्रोत हैं। इंडिगो पेंट्स की दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही यानी Q3 FY26 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जी। पिछले 12 महीनों की न्यूज कवरेज का पूरा डेटा है और मार्च 2026 तक का एक बेहद विस्तृत टेक्निकल स्टॉक चार्ट भी है। तो आज का मिशन इसी विरोधाभास को अनपैक करना है। बिल्कुल। जो कंपनी अपने ऑपरेशंस में शानदार मार्जिन और ग्रोथ दिखा रही है, बाजार उसे अब तक के सबसे निचले स्तर पर क्यों धकेल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले उस मजबूत नींव की बात करते हैं। कंपनी के बुनियादी वित्तीय आंकड़े आखिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ कंपनी के स्टैंड अलोन Q3 FY26 के आंकड़ों को उठाएं तो पहली नजर में सब कुछ काफी स्टेबल नजर आता है। ओके। कंपनी का रेवेन्यू 338.9 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3.5% की ग्रोथ है। 3.5%? मतलब सुनकर शायद किसी को लगे कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हाँ, लेकिन इसे एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा ना। पूरी पेंट्स इंडस्ट्री इस समय एक भारी सुस्ती या स्लो डाउन से गुजर रही है। अच्छा, वो जो बेमौसम बरसात वाली बात थी। बिल्कुल। अक्टूबर 2025 के महीने में त्योहारी सीजन जल्दी आ गया था और बेमौसम बरसात के कारण पूरे सेक्टर की सेल्स काफी कमजोर थी। पर उस मुश्किल माहौल में भी कंपनी ने बाउंस बैक किया और नवंबर 2025 से उन्होंने फिर से डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर ली। क्या बात है। पर यहाँ जो आंकड़े मुझे सबसे ज्यादा चौंकाते हैं ना, वो उनके मार्जिन के हैं। हाँ, मार्जिन तो कमाल के हैं। उनका ग्रॉस मार्जिन 47.1% दर्ज किया गया है। मतलब पूरी पेंट्स इंडस्ट्री का औसत मार्जिन 41 से 42% के आसपास संघर्ष कर रहा है। और इंडिगो 47 के बाहर बैठा है। बिल्कुल। इसके अलावा उनका एबिटा मार्जिन यानी कामकाज से होने वाला शुद्ध मुनाफा टैक्स और ब्याज देने से पहले जी, वो जबरदस्त तरीके से बढ़कर 19.4% हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 17.5% था। सही कह रही हैं आप। 65.6 करोड़ रुपए का एबिटा और उनका पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 11.8% है। और ये सब तब हो रहा है जब ओवरऑल मार्केट में मांग बहुत कमजोर है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स के दाम अब आखिरकार कोविड से पहले वाले स्तर पर आ चुके हैं। अच्छा, प्री कोविड लेवल्स पर। हाँ, मतलब पेंट बनाने की जो लागत है ना, वो अब काफी कम हो गई है। एक मिनट, यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हुआ? इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर कच्चे माल के दाम प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं, तो बाजार के नियम के हिसाब से कंपटीशन में बने रहने के लिए
कंपनी को अपने ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा होगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। या कीमतें कम करनी पड़ी होंगी, वरना ग्राहक तो दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा ना। सही बात है। तो फिर उन्होंने अपना 47.1% का ग्रॉस मार्जिन कैसे बचाए रखा? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब ये तो वही बात हुई कि बाजार में आटे और दाल का भाव कम हो गया, रेस्टोरेंट के मालिक ने ग्राहकों को सस्ती थाली भी खिलाई। पर रात को जब गल्ला गिना तो मुनाफा पहले से भी ज्यादा निकला। ये गणित कैसे काम कर रहा है? आपकी इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण में ना एक लेयर और जोड़ देते हैं। अच्छा। मान लीजिए उस रेस्टोरेंट ने सिर्फ दाल रोटी सस्ती की, लेकिन जो सबसे महंगी और प्रीमियम डिश थी उसकी बिक्री अचानक से बढ़ा दी। ओह, मतलब वो प्रीमियम चीजें ज्यादा बेच रहे हैं। बिल्कुल। इंडिगो पेंट्स के इस गणित का राज उनकी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिक्स की रणनीति में छिपा है। कंपनी सिर्फ एक तरह का बेसिक पेंट नहीं बेचती। अगर हम उनके वॉल्यूम का ब्रेकडाउन को देखें तो एनामल्स और वुड कोटिंग्स जैसी प्रीमियम कैटेगरीज में 20.2% की बहुत ही शानदार वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। 20% ग्रोथ, वो भी प्रीमियम में? हाँ, और इसके उलट जो आम इमल्शंस होते हैं जो हर घर में पोते जाते हैं और जिन पर मार्जिन कम होता है जी, उनके वॉल्यूम में 3.4% की गिरावट आई है। पुट्टी और सीमेंट पेंट्स में भी 5.5% की ही वैल्यू ग्रोथ है। इसी वजह से ओवरऑल मार्जिन बैलेंस हो गया। एकदम सही पकड़ा। कच्चे माल के सस्ता होने से जो एक्स्ट्रा पैसा बचा ना, उसे मैनेजमेंट ने बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने उस पैसे का कुछ हिस्सा डीलर्स और ग्राहकों को डिस्काउंट देने में लगाया ताकि सुस्त बाजार में उनका मार्केट शेयर न गिरे। स्मार्ट। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ उनका प्रीमियम सामान 20% की तेजी से बिक रहा था, इसलिए डिस्काउंट देने के बावजूद उनका औसत ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया। बाप रे। और इसके साथ ही बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट ने खर्चों को कंट्रोल में रखा, जिसने उनके एबिटा को सीधा 19.4% तक पहुंचा दिया। मतलब ये एक बहुत ही सदी हुई बिजनेस रणनीति का नतीजा है। बिल्कुल। पर देखिए, ये तो हुई कंपनी के अंदर की बात, लेकिन यहां से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर मुनाफा इतना अच्छा है और एनामल्स जैसी प्रीमियम कैटेगरी 20% की रफ्तार से दौड़ रही है, तो पेंट सेक्टर का पूरा माहौल इतना निराशाजनक क्यों है? हाँ, ये भी है। मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी इंडस्ट्री किसी गहरे सदमे में है और हर तरफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट छाया हुआ है। हाँ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी बड़ी तस्वीर यानी मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से देखना होगा। ओके। पिछले करीब 2 सालों से ना भारतीय पेंट्स इंडस्ट्री एक बड़े स्लोडाउन का सामना कर रही है। कारण क्या है इसका? महंगाई का दबाव, अनियमित मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में मांग का घटना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ रुकावटें। अच्छा, लोग घर में पेंट करवाने का काम टाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुश्किल माहौल में भी इंडिगो पेंट्स अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ रहा है। कैसे? पिछली कुछ तिमाहियों में जब पूरी इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव में जा रही थी, तब भी इंडिगो ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन की। और उनका जो नेटवर्क विस्तार के आंकड़े हैं वो भी इसी बात की गवाही देते हैं। हाँ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मजबूत हो रहा है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक आज उनके पास 55 डेपो हैं, 19,134 एक्टिव डीलर्स का नेटवर्क है और 11,913 एक्टिव टिंटिंग मशीनें हैं। टिंटिंग मशीनें ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, मतलब जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि ये टिंटिंग मशीनें पेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होती हैं। बिल्कुल। ये मशीन एक तरह की मिनी फैक्ट्री होती है जो सीधा हार्डवेयर की दुकान पर रखी होती है। सही कहा। मतलब दुकानदार को हजारों रंगों के डिब्बे स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस एक बेस कलर रखता है और ये मशीन ग्राहक की पसंद का कोई भी रंग तुरंत बनाकर दे देती है। इससे दुकानदार का स्पेस और पैसा दोनों बचता है। एकदम। और इंडिगो का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं मशीनों के साथ टियर 3 और टियर 4 शहरों पर है। छोटे शहरों और कस्बों में पैठ बनाना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। क्यों? वहाँ क्या अलग है? क्योंकि वहाँ बड़े ब्रांड्स का एकाधिकार थोड़ा कमजोर होता है और नई कंपनियों के लिए जगह बनाना आसान होता है। अच्छा, समझी। इसके अलावा कंपनी भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए भी अभी से तैयारी कर रही है। वो जोधपुर वाले प्लांट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, राजस्थान के जोधपुर में उनका एक नया अत्याधुनिक प्लांट बन रहा है और इस प्लांट की लिक्विड कैपेसिटी 1,02,000 KLPA होने वाली है। बाप रे, 1,02,000 किलोलीटर प्रतिवर्ष? बिल्कुल। और ये 2026 के मध्य तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो इसका मेन फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक बार ये कैपेसिटी बन गई तो कंपनी को अगले कई सालों तक किसी बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर या भारी निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आगे के लिए रास्ते साफ हैं। बिल्कुल। एक और ट्रेंड जो इन सोर्सेज में उभर कर आ रहा है वो है नए और संबंधित क्षेत्रों में यानी एडजेसेंसीज में कदम रखना। वाटरप्रूफिंग वाला सेगमेंट? हाँ, सिर्फ दीवार के रंग तक सीमित न रहकर उनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है एप्पल केमीज इंडिया लिमिटेड। जी।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाती है और इस कंपनी ने 22 से 32% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। बहुत ही शानदार नंबर्स हैं यार। और इसी ग्रोथ को देखते हुए इंडिगो ने अपने खुद के ब्रांड के तहत रिटेल मार्केट में भी वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स यानी WPCC लॉन्च कर दिए हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और वाटरप्रूफिंग का बाजार है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ मार्जिन भी काफी अच्छे होते हैं। इंडिगो का लक्ष्य इस सेगमेंट में 5% मार्केट शेयर हासिल करना है, जो कि एक काफी आक्रामक लक्ष्य है। 5%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो पूरे इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ के मुकाबले 2.5 गुना तेजी से बढ़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। रुकिए, यहीं पर मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या बात है? एक तरफ पूरी इंडस्ट्री मंदी की मार झेल रही है, मांग उठ नहीं रही है और कंपनी वाटरप्रूफिंग जैसे नए सेगमेंट्स में आक्रामक तरीके से घुसना चाह रही है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में साफ-साफ लिखा है कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन यानी A&P का खर्च 8.2% से घटाकर सिर्फ 5.6% कर दिया है। ये विरोधाभास लगता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। जब बाजार में मंदी हो, डिमांड कम हो, तब तो ब्रांड को लोगों की नजरों के सामने सबसे ज्यादा होना चाहिए। सही बात है। ऐसे मुश्किल वक्त में मार्केटिंग का बजट सीधे तौर पर कम कर देना, क्या ये एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? ऐसा लगता है जैसे डिमांड बढ़ाने वाले इंजन का ही तेल निकाल लिया हो। देखिए, कागज पर यह खर्च में कटौती लग सकती है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये स्मार्ट एलोकेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्मार्ट एलोकेशन कैसे? कंपनी ने मार्केटिंग का पैसा कम नहीं किया है, बल्कि उसे खर्च करने का तरीका बदल दिया है। अच्छा। उन्होंने अपना फोकस अबव द लाइन यानी ATL एक्टिविटी से हटाकर बिलो द लाइन यानी BTL एक्टिविटीज पर शिफ्ट कर दिया है। ATL और BTL मतलब टीवी रेडियो के विज्ञापन बंद करके जमीनी स्तर पर काम करना। बिल्कुल। टीवी, रेडियो या अखबारों में जो बड़े विज्ञापन आते हैं वो ब्रांड अवेयरनेस तो बढ़ाते हैं, लेकिन मंदी के माहौल में वो तुरंत सेल्स में तब्दील नहीं होते। हाँ, वो तो है। भारत के पेंट मार्केट की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि घर में कौन सा पेंट लगेगा, इसका फैसला अक्सर घर का मालिक कम और पेंटर या ठेकेदार ज्यादा करता है। अरे हाँ, हम भी तो ठेकेदार से ही पूछते हैं कि भैया कौन सा पेंट लाएं। बस यही बात है। इंडिगो ने अपना मार्केटिंग का पैसा अब सीधे उन दुकानदारों, डीलर्स और पेंटर्स के साथ काम करने में लगा दिया है। ओहो। वो पेंटर्स को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट कर रहे हैं जी, उन्हें इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो इसी BTL रणनीति की वजह से मार्केटिंग का ओवरऑल प्रतिशत कम दिखने के बावजूद उनकी प्रीमियम इनेमल्स की बिक्री 20% बढ़ गई। एग्जैक्टली, क्योंकि पेंटर खुद उस ब्रांड को रेकमेंड कर रहा है। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। इसके अलावा वित्तीय समझदारी का एक और उदाहरण उनके Q3 आंकड़ों की बैलेंस शीट में दिखता है। कौन सा? उन्होंने 5.85 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है। हाँ, वो लेबर कोड वाला। हाँ, ये कोई अचानक हुआ नुकसान नहीं है, बल्कि नए लेबर कोड की वजह से भविष्य में कर्मचारियों की ग्रेचुइटी पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार के लिए पहले से किया गया एक प्रोविजन है। ये कदम दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी बैलेंस शीट को साफ रखने को लेकर कितना सतर्क है। बिल्कुल, वे भविष्य के खर्चों को आज ही मानकर चल रहे हैं। और शायद इसीलिए शेर खान जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इस ओवरऑल रणनीति की तारीफ की है। उनके टारगेट्स क्या हैं? उनके अनुमान के मुताबिक आने वाले सालों में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 10% के CAGR से बढ़ सकती है और मुनाफे में 12% की ग्रोथ आ सकती है। काफी बुलिश है वो। हाँ, शेर खान ने इसका टारगेट प्राइस 1430 रुपए से लेकर 1765 रुपए तक आंका है। तो मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के नजरिए से देखा जाए तो कंपनी हर सही कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मजबूत मार्जिन, कैपेक्स की तैयारी और स्मार्ट मार्केटिंग। अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। स्टॉक का चार्ट। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, नया प्लांट लग रहा है और बड़े एनालिस्ट्स इतने बुलिश हैं। ये सब सुनने के बाद कोई भी स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा कि इस कंपनी का स्टॉक बाजार में रॉकेट की तरह उड़ रहा होगा। पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब नजर टेक्निकल चार्ट पर पड़ती है ना, तो तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि एक छात्र के साल भर के यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स आ रहे हैं, जो कि कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिट हैं। हाँ, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल यानी हमारा स्टॉक मार्केट उसे सीधा फेल होने का सर्टिफिकेट पकड़ा रहा है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। मतलब पूरा पेंट सेक्टर ही दबाव में है, लेकिन सारी सजा सिर्फ इंडिगो के स्टॉक को ही क्यों मिल रही है? देखिए, शेयर बाजार का ये एक बहुत ही कड़वा और प्रैक्टिकल सच है।
टेक्निकल चार्ट इस समय एक बहुत ही क्रूर या ब्रूटल कहानी बयां कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्रूटल है। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2024 में जो स्टॉक लगभग 2600 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था जी, वो मार्च 2026 आते आते 70% तक टूट चुका है। 70% की वेल्थ का साफ हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम लो यानी लगभग 750 से 800 रुपए के जोन में आ गिरा है और बस वहीं संघर्ष कर रहा है। चार्ट को देखने पर ना एकदम साफ तौर पर एक बेयरिश डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। कीमतें एक बहुत ही तीखे डिसेंडिंग चैनल में लगातार नीचे खिसक रही हैं। हर बार जब कीमत थोड़ी सी रिकवर होने की कोशिश करती है तो वो अपने पिछले टॉप से नीचे ही रह जाती है, जिसे टेक्निकल भाषा में हम लोअर हाईज का पैटर्न कहते हैं। हाँ वही। और पता है, तकनीकी विश्लेषकों के लिए इस समय चार्ट पर ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो मजबूती दिखा रहा हो। कोई भी नहीं। नहीं। कुछ महीने पहले ही चार्ट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल, जिसे डेथ क्रॉस कहते हैं, वो कंफर्म हो चुका था। डेथ क्रॉस नाम से ही काफी डरावना लगता है। हाँ है तो। इसे अगर बिना जार्गन के समझा जाए तो डेथ क्रॉस तब बनता है जब किसी स्टॉक की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जैसे पिछले 50 दिनों के प्राइस का औसत, उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज जैसे 200 दिनों के प्राइस का औसत, उसको ऊपर से नीचे की तरफ काट देती है। बिल्कुल सही समझाया आपने। मूविंग एवरेज असल में बाजार के कंसेंसस या आम सहमति को दर्शाती है। जी। डेथ क्रॉस का मतलब है कि लंबे समय से निवेशकों का जो भरोसा बना हुआ था ना, वो अब अचानक से टूट गया है और अब बाजार में सिर्फ बेचने वालों का कब्जा हो गया है। और ये कब्जा कितना मजबूत है ये इस बात से पता चलता है कि कीमत इस समय 20, 50, 100 और 200 सभी दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के काफी नीचे ट्रेड कर रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर MACD के हिस्टोग्राम को देखा जाए तो वो गहरे नेगेटिव जोन में है। MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। हाँ, ये इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं बताता कि कीमत गिर रही है, बल्कि वो गिरने की रफ्तार या मोमेंटम को भी मापता है। अच्छा। इसका नेगेटिव होना बताता है कि स्टॉक के गिरने की स्पीड में भी तेजी आ रही है। बाप रे। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की कहानी को इसमें जोड़ें तो इन्वेस्टर्स का दर्द और भी साफ दिखाई देता है। वॉल्यूम तो पूरी कहानी कह देता है। वही ना। चार्ट पर देखा जा सकता है कि जब सितंबर और अक्टूबर 2024 में मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी, तब लाल कैंडल्स के साथ वॉल्यूम के बड़े बड़े टावर बने थे। मतलब लोगों ने पैनिक में आकर भारी मात्रा में शेयर्स बेचे। हाँ, लेकिन जब भी ये स्टॉक थोड़ी सांस लेने या रिकवर करने की कोशिश करता है, जैसे हाल ही में इसने 850 से 950 के बीच उठने की कोशिश की, तो वो हरे रंग के वॉल्यूम टावर बिल्कुल नदारद रहते हैं। कोई भी बड़ा खरीदार इस स्टॉक में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा है। सही बात है। जैसे ही कीमत थोड़ी ऊपर आती है, लोग उसे वापस बेचने आ जाते हैं। तो इससे वो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कौन सा? जब फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो टेक्निकल चार्ट इतना कमजोर क्यों है? हाँ, वही तो मैं शुरू से सोच रही थी। इसका जवाब है मार्केट का भविष्य को देखने का नजरिया। मतलब शेयर बाजार कभी भी आज की सच्चाई या पिछली तिमाही की बैलेंस शीट पर ट्रेड नहीं करता। वो हमेशा भविष्य की संभावनाओं यानी फ्यूचर डिस्काउंटिंग पर ट्रेड करता है। अच्छा, तो उन्हें भविष्य में कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल। इस समय पेंट सेक्टर को लेकर इन्वेस्टर्स के दिमाग में कई गहरे मैक्रो इकोनॉमिक डर बैठे हुए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डर? जैसे कि कच्चे तेल की कीमतें या बढ़ता हुआ कंपटीशन? हाँ एकदम। पेंट बनाने में कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। जी। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के दाम कभी भी उछल सकते हैं, जिसका सीधा असर इनके मार्जिन पर पड़ेगा। और कंपटीशन वाली बात? भारतीय पेंट्स बाजार में हाल ही में बहुत बड़े और डीप पॉकेट वाले कॉर्पोरेट खिलाड़ियों की एंट्री हुई है। बड़े नाम आ गए हैं बाजार में। तो बाजार को डर है कि ये नया कंपटीशन प्राइस वॉर छेड़ सकता है, जिससे इंडिगो जैसी कंपनियों के मार्जिन भविष्य में दबाव में आ सकते हैं। अच्छा, तो जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं वो बैलेंस शीट की गहराई में नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, और प्राइस एक्शन साफ कह रहा है कि जब तक ये स्टॉक अपने इस डाउनवर्ड चैनल की मिडलाइन को, जो करीब 1100 रुपए पर है, उसे भारी वॉल्यूम के साथ पार नहीं कर लेता, तब तक बाजार में सेल बायस यानी हर उछाल पर बेचने की मानसिकता बनी रहेगी। मतलब फंडामेंटल्स कागज पर चाहे जितने अच्छे हों, चार्ट पर ट्रेंड अभी पूरी तरह नेगेटिव है। 100%। लेकिन इस घोर निराशाजनक चार्ट में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। RSI वाला पॉइंट? हाँ,
चार्ट पर RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का लेवल 30 से नीचे जा चुका है। RSI का 30 के नीचे जाने का सीधा सा मतलब है कि स्टॉक अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है। मतलब जितनी तेजी से और जितना ज्यादा इसे गिरना चाहिए था, ये उससे कहीं ज्यादा गिर चुका है। एग्जैक्टली। यहाँ बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे हालात में बाजार में अक्सर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है। जिन ट्रेडर्स ने स्टॉक को ऊंचे दामों पर शॉर्ट किया था, वो अपना मुनाफा बुक करने के लिए उसे वापस खरीदते हैं। अच्छा, तो इस खरीदारी से कीमत को 1000 के लेवल तक एक अस्थायी उछाल मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल रिबाउंड होगा, कोई स्थायी ट्रेंड रिवर्सल नहीं। समझ गई। तो इस पूरी चर्चा और इन सभी अलग अलग सोर्सेज के विश्लेषण को अगर एक जगह समेटा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडिगो पेंट्स इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है जी, कि कैसे बिजनेस की जमीनी सच्चाई और शेयर मार्केट के जज्बात एक दूसरे से पूरी तरह कट सकते हैं, एकदम अलग दिशा में जा सकते हैं। एक तरफ हम 47.1% का इंडस्ट्री लीडिंग ग्रॉस मार्जिन देख रहे हैं, जोधपुर में भविष्य के लिए बन रही नई फैक्ट्री देख रहे हैं, और टियर 3 शहरों में फैलते हुए डीलर्स का नेटवर्क है। कंपनी अपने ऑपरेशंस में हर उस चीज पर सही टिक लगा रही है जो एक सफल बिजनेस को करनी चाहिए। और दूसरी तरफ उसी कंपनी का टेक्निकल चार्ट एक ऐसी लगातार गिरती हुई लकीर बना हुआ है जहां 2600 का शेयर 750 पर आकर टिक गया। और तकनीकी विश्लेषक जब तक 1100 का लेवल पार ना हो तब तक इसे हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए इस विरोधाभास के बीच एक आखिरी और गहरा विचार सामने आता है। क्या? हमने शुरुआत में उस मजबूत इमारत का उदाहरण दिया था जिसे लोग छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी कंपनी के ठोस वित्तीय आंकड़े और उसका अपना स्टॉक चार्ट एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हो तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए? ये तो $1 मिलियन सवाल है। वही तो। क्या स्टॉक मार्केट, जो हमेशा भविष्य की ओर देखता है, अपने इस गिरते हुए लाल चार्ट के जरिए भविष्य का कोई ऐसा बड़ा खतरा भांप रहा है जो अभी तक कंपनी की बैलेंस शीट या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दर्ज ही नहीं हुआ है? या शायद क्या ये किसी आने वाले प्राइस वॉर या इकोनॉमिक झटके की आहट है जो अभी सिर्फ चार्ट्स को सुनाई दे रही है? या फिर क्या? या फिर क्या ये 70% की भारी गिरावट उस छुपे हुए खजाने, उस हिडन जेम को पकड़ने का एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे बाजार की भीड़ महज डर और पैनिक के मारे छोड़कर भाग रही है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक बैलेंस शीट या चार्ट में नहीं बल्कि सिर्फ समय के पास है। इस विचार पर गौर जरूर किया जाना चाहिए।